नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद गंभीर और सच कहूं तो दिल दहला देने वाले पन्ने पर बात कर रहे हैं, हॉलोकॉस्ट, या जैसा हिब्रू में कहते हैं शोआ। ये 1933 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी का एक सोचा समझा, एक सिस्टमैटिक नरसंहार था। हमारे पास एक दस्तावेज है, हॉलोकॉस्ट, नाजी नरसंहार की भयावह कहानी। इसी के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर हम आज बात करेंगे। मकसद ये है कि इस भयानक दौर के खास पहलू, मतलब इसकी वजहें क्या थीं, इसके नतीजे क्या हुए, उनको ज़रा समझा जाए। जी। सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि इन स्रोतों से खास क्या निकल कर आता है, वो देखना है। बिल्कुल। इसमें अंदाजन 60 लाख यहूदियों के साथ साथ लाखों दूसरे लोग भी मारे गए, रोमा, स्लैव, समलैंगिक और भी कई अल्पसंख्यक। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, इन दस्तावेजों को देखें तो कहानी शुरू होती है 1930s के दशक के जर्मनी से। पहला विश्व युद्ध जर्मनी हार चुका था और फिर वो वर्साई की संधि थी, उसकी शर्तों ने जर्मनी को आर्थिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल निचोड़ दिया था। हाँ, मतलब बेरोजगारी, महंगाई, भयानक बेरोजगारी थी, महंगाई आसमान छू रही थी और एक तरह का राष्ट्रीय अपमान का भाव था लोगों में। माहौल बहुत विस्फोटक था। हाँ, और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, इसी माहौल का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि सारी मुश्किलों का ठीकरा यहूदियों पर फोड़ दिया, बहुत सफाई से। हाँ, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और 1933 में जब हिटलर चांसलर बना, उसके बाद तो जैसे यहूदी विरोधी नफरत वो सरकारी नीति बन गई। जी बिल्कुल। वो खासकर वो जो न्यूरमबर्ग कानून थे, हाँ 1935 वाले, हाँ, उन्होंने तो रातों रात यहूदियों को उनके नागरिक अधिकारों से बेदखल कर दिया। मतलब जैसे नौकरियों से निकाल देना, स्कूलों से। हाँ, नौकरियों से, स्कूलों से, बिजनेस से, समाज से एकदम अलग थलग करने की कोशिश। और फिर वो 1938 वाली घटना, क्रिस्टल नेट, टूटी कांच की रात, वो तो शायद हिंसा का एक बड़ा मोड़ था। यकीनन। स्रोत में भी इसका जिक्र है। वो सिर्फ कोई दंगा नहीं था, वो एक संगठित प्लान किया हुआ हमला था। अच्छा। यहूदी घर, दुकानें, उनके प्रार्थना स्थल, सिनेगॉग्स, सब जलाए गए, तोड़े गए, लोग मारे भी गए। ये दिखा रहा था कि नफरत कितनी तेजी से खुली हिंसा में बदल रही थी। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। उसके बाद तो हालात और बिगड़े होंगे। जाहिर है, बहुत बिगड़ गए। युद्ध शुरू होने के बाद नाजियों ने जिन जिन देशों पर कब्जा किया, वहां यहूदियों के साथ और बुरा सलूक हुआ। उन्हें बहुत तंग बस्तियों में, जिन्हें गेटो कहा जाता था, जबरदस्ती एक तरह से ठूंस दिया गया। जैसे वार्सो गेटो, स्रोत में शायद इसका जिक्र है। हाँ, वार्सो गेटो सबसे कुख्यात में से एक था। वहां भूखमरी, बीमारियां, मौत, ये रोज की बात थी। वो एक तरह से मौत के इंतजार का कैंप बन गया था। लेकिन इससे भी बुरा होना बाकी था, वो फाइनल सॉल्यूशन वाली बात। हाँ, वो होलोकॉस्ट का सबसे भयानक, सबसे काला अध्याय था। स्रोत बताते हैं कि 1941 के आसपास नाजियों ने जिसे अंतिम समाधान या फाइनल सॉल्यूशन कहा, जी, वो असल में पूरे यूरोप से यहूदी नस्ल को जड़ से मिटा देने की एक योजना थी, पूरी तरह से। ओह। और इसके लिए बड़े बड़े मृत्यु शिविर बनाए गए। ऑश्विट्स, बिर्केनाउ, ट्रेबलिंका, ये नाम सामने आते हैं। ये सिर्फ जेलें नहीं थीं, ये मौत की फैक्ट्रियां थी। इन शिविरों में क्या होता था? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? कितना भयानक था वो? दस्तावेज बताते हैं लोगों को मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भरकर लाया जाता था, कई दिनों तक बिना खाने पानी के। हे भगवान। और ऑश्विट्स जैसे कैंपों में पहुंचते ही उनमें से बहुत सारे लोगों को, खासकर बूढ़ों, बच्चों, बीमारों को सीधे गैस चैम्बरों में भेज दिया जाता था। गैस चैम्बर? हाँ, ज़ाइक्लोन बी नाम की जहरीली गैस से उन्हें मार दिया जाता था, लाखों लोगों को। और जो तुरंत नहीं मारे जाते थे, जिन्हें काम करने लायक समझा जाता था, उनसे अमानवीय हालात में बिना ठीक से खाने पीने के तब तक काम लिया जाता था जब तक वो खुद मर न जाएं। ये सुनना भी कितना मुश्किल है, इतनी नाउमीदी और अंधेरे में। क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण भी थी? मतलब क्या किसी ने विरोध किया, किसी ने बचाने की कोशिश की? स्रोत में कुछ है ऐसा? हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, अंधेरे के साथ साथ रोशनी की कहानियां भी हैं। स्रोत में ऑस्कर शिंडलर जैसे लोगों का जिक्र है। हाँ, शिंडलर्स लिस्ट। हाँ, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों यहूदियों की जान बचाई। और सिर्फ वही नहीं, और भी कई लोग थे। और प्रतिरोध भी हुआ। 1943 का वॉर्सो गेटो विद्रोह एक मिसाल है। बहुत कम हथियारों के साथ
भूखे प्यासे लोगों ने ताकतवर नाजी सेना का सामना किया। भले ही वो कुचल दिए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये जानना जरूरी है। ये दिखाता है कि इंसानियत और हिम्मत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। और फिर अंत में 1945 में जब मित्र देशों की सेनाएं पहुंची, तब ये सब खत्म हुआ। जी, जब एलाइड फोर्सेस ने इन कैंपों को आजाद कराया, तब जाकर दुनिया के सामने इस नरसंहार की पूरी असली भयावहता सामने आई। वो तस्वीरें, वो गवाहियां। हाँ, तब पता चला कि 60 लाख यहूदी और लाखों अन्य बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। एनी फ्रैंक या एली वीजल जैसे जो बच गए, उनकी कहानियों से ही हमें उस दर्द का थोड़ा अंदाजा होता है। बिल्कुल। और बाद में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए, जहां बड़े नाजी नेताओं और अफसरों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए, सजाएं हुई, और दुनिया ने एक संकल्प लिया, नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। ये फिर कभी नहीं वाली बात, ये बहुत जरूरी है। हॉलोकॉस्ट सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है ना? ये एक चेतावनी है। बिल्कुल। स्रोत हमें यही बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे नफरत, कैसे पूर्वाग्रह, अगर उन्हें बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो कितनी तबाही मचा सकते हैं। और ये सवाल भी कि कैसे आम लोग, सामान्य नागरिक, इस तरह की भयानक क्रूरता का हिस्सा बन जाते हैं, या तो साथ देकर या फिर चुप रहकर। सही कहा। ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है शायद। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। वाकई। स्रोत में जैसे ऑशविट्ज या यहूदी प्रतिरोध या फिर न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जैसे पहलुओं पर और गहराई से जानकारी मिलती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संगठित प्रचार, प्रोपेगेंडा और सत्ता का अंधाधुंध इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अमानवीय बना सकता है जी। और सामूहिक हत्या को एक तरह से सामान्य बना सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को शायद रुककर सोचना चाहिए।